नमस्कार, दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और चलिए अब आपको बताते हैं कौन सी है वो 5 बड़ी खबरें जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना 2 गुना कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो बिहार से ये बड़ी खबर है, जहां लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है और आज धूमधाम से ये मनाया जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई तीसरी बड़ी खबर है, जहां शिवसेना यूबीटी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और वचननामा इससे नाम दिया गया है। चौथी बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर है, जहां योगी सरकार ने पीसीएसजे भर्ती परीक्षा में एक बड़ा बदलाव किया है। क्या है वो बड़ा बदलाव, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पांचवी बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू से ये बड़ी खबर है, जहां आर्टिकल 370 को लेकर बवाल हो गया और जो नेता हैं वो आपस में ही भिड़ गए। कौन से पार्टी के नेता आपस में भिड़े हैं वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। और चलिए अब पहली बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना 2 गुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी है। अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 2 से 5 एकड़ तक 10,000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक जमीन वालों पर 30,000 तक जुर्माना लगेगा और एक्शन भी किसानों पर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होगी। दरअसल आपको बता दें कि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पराली पर पंजाब, हरियाणा से 14 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती भी इस पूरे मामले में दिखाई थी। इससे पहले 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि अब समय आ गया है कि केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता इरफान खान दिल्ली से लाइव जुड़ गया है। इरफान, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर अब देखने को मिला है, जुर्माना बढ़ा दिया गया है। क्या असर अब इसका होगा? क्या लग रहा है कि जो प्रदूषण है वो कम होता हुआ नजर आएगा और जो पराली जलाने के मामले सामने आ रहे थे वो भी कम होंगे? जी हाँ, प्रशंसा बात करें दिल्ली वायु प्रदूषण को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मैं आपको बता दूं 4 नवंबर की सुनवाई के दौरान हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के राज्यों सरकारों से जवाब पेश करने को कहा था, लेकिन उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला था। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में वायु प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम समस्याएं दिल्ली के लोगों को आ रही हैं। आंखों में जलन के साथ सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। आदेश के अनुसार मैं आपको बता दूं कि जिस तरह केंद्र शासित राज्यों ने उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उन्होंने नोटिफिकेशन में साफ कहा है कि पराली जलाने वाले किसानों पर अब जो जुर्माना है वो 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि जो 2 एकड़ से कम जमीन के जो किसान है पराली जलाएंगे तो उनके 5,000 रुपए का जुर्माना और 2 एकड़ से 5 एकड़ तक पे 10,000 रुपए और अन्य इससे ज्यादा अगर जमीनों पर पराली जलाई जाएगी तो उससे 30,000 से ज्यादा का जुर्माना किया जाएगा। जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि राज्य सरकार तुरंत इस पे कार्रवाई करे, नहीं तो सख्त आदेश देने पर मजबूर न करें। लोगों का अधिकार है प्रदूषण मुक्त रहने का, स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है लोगों का, लेकिन पराली के जलाने की वजह से जिस तरह जो हवा में जहर घुला हुआ है, जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सख्त आदेश देते हुए हरियाणा, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें तो तीनों राज्यों की सरकारों से सख्त आदेश दिए हैं और जुर्माने को 2 गुना बढ़ाने की बात की है। बिल्कुल, लेकिन कई बार हम देखते हैं जब इस तरीके के फैसले आते हैं तो किसान भी फैसलों का विरोध करते हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना होता है कि हम पराली कहाँ जलाएं, इसलिए उनको पराली जलानी पड़ती क्योंकि उनके पास जगह नहीं होती और पराली जलाना उनके लिए अनिवार्य भी होता है। तो ऐसे में क्या लगता है, इस फैसले का विरोध भी किसानों की तरफ से किया जा सकता है?
यहाँ प्रशंसक किसानों की तरफ से पराली जलाने को लेकर लगातार कई वर्षों से विरोध भी किया गया है। इसको लेकर कहने को दिल्ली सरकार ने जो है इसके लिए अलग एक योजना बनाई थी, जिससे जो पराली है वो डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक प्रोडक्ट बनाया गया था, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। लेकिन पराली की जो मात्रा है वो इतनी ज्यादा होती है कि किसान जब उसको जलाते हैं तो उसका जो धुआं है वो दिल्ली के और एनसीआर को घेर लेता है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को खास करके सांस लेने में काफी समस्याएं होती हैं और कई बीमारियां उत्पन्न होती है। लेकिन इसको लेकर मैं आपको बता दूं, राजनीतिकरण भी लगातार किया जाता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार सियासी घमासान देखने को मिलता है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने आरोप लगाए स्मोक टावर को लेकर के कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है स्मोक टावरों पे ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से जो है स्मोक बढ़ता है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह स्पष्ट आदेश दिए हैं, देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि तीनों राज्य जो है, तीनों राज्यों की जो सरकार है इस पर कितना काम करती है और जो स्मोक टावर की बात लगातार उठाई जाती है उस पर कितना काम किया जाता है। बिल्कुल, सरकार किस तरीके से इसे लागू करती है और इसका कितना असर दिखाई देता है, क्या प्रदूषण कम होगा या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, इरफान। और चलिए अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। लोक आस्था के महापर्व की बात करेंगे, जहां आज देश भर में धूमधाम से छठ का पर्व मनाया जा रहा है। आज छठ पूजा में तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज शाम को व्रती महिलाएं विशेष मंत्रों का जाप करेंगी और डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी। छठ पूजा में लोग पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ शामिल होते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे और आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ के व्रत में छठी मैया की पूजा की जाती है और सूर्य देव की उपासना की जाती है। मान्यता है कि जिस मनौती के साथ छठ का व्रत रखा जाता है, छठी मैया उसे जरूर पूर्ण करती हैं। पूजा के लिए बांस की टोकरी या फिर सूप में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य सामग्री रखी जाती है। इसके साथ लोक गीत गाते हुए छठ पूजा में विशेष मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। तो देश भर में छठ पर्व का उत्साह देखने को मिल रहा है। खासतौर पर बिहार में साल भर जो महिलाएं हैं इस पर्व का इंतजार करती हैं और धूमधाम से इस पर्व को मनाती हैं। न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश में भी ये पर्व काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाओं में खासा उत्साह इस पर्व को लेकर देखने को मिलता है। 4 दिनों तक ये महापर्व मनाया जाता है और आज तीसरा दिन है जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी महिलाएं और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। बिहार से हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, खासा उत्साह देखने को मिलता है महिलाओं में इस महापर्व को लेकर। आज तीसरा दिन है, घाटों पर महिलाएं पहुंचेंगी, शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी। क्या तैयारियां हैं वहां पर घाटों पर? 4 दिवसीय चलने वाली लोक आस्था का पर्व आज तीसरा दिन आरंभ हो गया है और जितने बिहार सहित मुख्यालय सहित विभिन्न जिलों में जितने भी घाट हैं सभी को मुख्यमंत्री ने अलग से निर्देश दिया गया है कि घाटों की व्यवस्था अति उत्तम होनी चाहिए, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आए दिनों कुछ घटनाएं होती रहती है गंगा नदी तालाब सहित अन्य में, तो इसी विशेष रूप से ये पर्व तो मनाया जा रहा है, लेकिन सावधानियां उतनी ही बरती जा रही है प्रशासनिक ओर से। रह गई बात आज जो है संध्या सूर्यास्त के लोग सूर्यास्त में जितने भी पर्वतनी हैं वो अस्त को अपना सूर्य को अपना नमन करेंगे और पूजा अर्चना शुरू कर देंगे। इसके लेके भारी संख्या में पुलिस बल सहित पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि किसी प्रकार का कोई भी तरह की परेशानी न हो सके। क्योंकि एक बार मैं पुनः बताता हूँ, कुछ दिन विगत साल पहले पटना में भी गंगा नदी किनारे घाट के बीच भगदड़ मच गई थी, कई लोग की मौत भी हो चुकी थी। तो इसलिए उस तरह की बातें ना हो, ये सबसे पहली पहल रखी गई है, ये बातें रखी गई है, दिशा निर्देश दी गई है मुख्यमंत्री की ओर से, किसी प्रकार की अफवाह की बात पर ध्यान न दे और माइकिंग कराए। ये सबसे बड़ी बात है। पूजा तो होती ही है, हर वर्ष होती आ रही है, लेकिन शांतिपूर्ण पूजा संपन्न हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है और ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि आए दिनों जिस तरह से ये पर्व है, कहाँ की नदी हो, तालाब हो, गंगा हो, कोसी हो, बूढ़ी गंडक हो, इन तमाम स्थानों पर पूजा होती है। तो कभी कभी छोटे छोटे बच्चे गहरे पानी में चले जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है, वहाँ व्यवस्था नहीं रहती है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न
सभी जिले के तमाम जिलाधिकारी को स्पेशल अतिरिक्त निर्देश दिया है गया है कि वहां पर सारी आपातकालीन व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि किसी भी कोई भी परेशानी, बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी हो जाती है या छठ व्रतियों को परेशानी हो जाती है तो उसको तत्काल वहाँ व्यवस्था वहाँ सुनिश्चित की जाए। रह गई बात चेंजिंग का, चूंकि घाट ऐसा जगह ओपन घाट होता है, वहाँ चेंजिंग का, छठ व्रतियों को चेंजिंग करने के लिए, कपड़े चेंजिंग करने के लिए बहुत परेशानी होती है, उसकी भी व्यवस्था कराई गई है कि परवैतनी अपनी जहां भी जाए, जिस घाट पर जाए, उसे कपड़े बदलने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, यानी चेंजिंग रूम भी बनाया गया है। और उस चेंजिंग रूम में जाके छठ व्रती सहित अन्य जो भी आदमी, जो भी लोग हैं, वहाँ श्रद्धालु लोग हैं, वो चेंज कपड़ा कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार की भी परेशानी न हो। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, ये तो व्यवस्था की बात हो गई। जिस तरीके से आप कह रहे हैं तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, घाटों पर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर तैनात रहेंगी ताकि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन मान्यताओं की अगर बात करें तो आज किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है महिलाओं के द्वारा, और कल सुबह की बात करें तो कल प्रशासन की क्या तैयारियां रहेंगी? सबसे बड़ी बात है, जो धार्मिक ग्रंथों और मुताबिक के अनुसार आज जो है, आज की पूजा जो होती है, वो जो भी निष्ठा पूर्वक अगर मानते हैं तो उसकी मन्नतें पूरी होती है। या यह अपने पति की नौकरी या व्यवसाय या पुत्र की प्राप्ति या जो भी हो वो अपने नियमानुसार अगर मांग करते हैं तो उनकी मांगे पूरी होती है। यही कारण है कि आज भी बिहार सहित पूरे भारत में छठ पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, और वही उत्साह के साथ साथ मनाने के बाद भी अपनी मन्नतें मांगती है ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो और नेक्स्ट ईयर, दूसरे वर्ष भी वो उस पर्व में शामिल हो सके। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए धर्मेंद्र। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, जहां शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि एमवीए की सार्वजनिक बैठक सफल रही, किसे वोट देना है और क्यों, किस विचारधारा को वोट देना है, ये भी महत्वपूर्ण है। हमने बुधवार को एमवीए की 5 गारंटियों के बारे में बताया था, आज हम अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। हमने जो 5 गारंटी बताई थी उनमें हमने कुछ और योजनाएं भी जोड़ी हैं। हम जल्द ही एमवीए का विस्तृत घोषणा पत्र भी लॉन्च करेंगे। और उद्धव ठाकरे ने कहा कि धारावी के जरिए पूरी मुंबई को निगलने की योजना है, साजिश को रोकना है। मुंबई में हजारों एकड़ जमीन एक बिजनेसमैन को दे दी गई है। हमारी सरकार आने के बाद हम ये टेंडर रद्द कर देंगे और धारावी में एक नया वित्त केंद्र बनाएंगे। वहीं महाराष्ट्र के बेटों के लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे। लड़कों के साथ साथ लड़कियों के लिए भी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। हम केवल वही वादा करते हैं जो हम पूरा कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, उद्धव ठाकरे ने मैनिफेस्टो जारी किया जिसे वचननामा नाम दिया गया, क्या कुछ वादे इसमें शामिल हैं? राज्य में महाविकास आघाड़ी की पहली संयुक्त बैठक जो है कल मुंबई बीकेसी में हुई थी, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार और शिवसेना के उद्धव ठाकरे की मौजूद में महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र जारी किया था। इसके बाद जो है आज जो है शिवसेना यूबीटी ने अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी किया है। महिलाओं के लिए वो बस सेवा उपलब्ध करा देंगे, और वो पहला जो है, और पैरी बहने को जो है वो 3000 रुपया प्रति माह देने का। और इस बीच दूसरी ओर देखा जाएगा तो धारावी सरकार का जो है पुनर्विकास योजना का जो है वो विफल दिखाई दे रहा है, उसको बंद करा देंगे। और वहाँ पे मुंबई की महाराष्ट्र की नई आवास नीति तय की जाएगी, और कोलीवाड़ा समूह के जो समूह का जो है समाप्त किया, जीआर जो है वो समाप्त किया जाएगा। राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको खत्म करके नौकरियों को जो है पुष्टि करेंगे वो। और दूसरी बात जो है भूमि पत्रों को वो रोजगार का प्रदान कर देंगे। और बालकों के साथ जो है लड़कियों को जो अभी मुफ्त शिक्षा दी जाती है, तो उद्धव ठाकरे के घोषणा पत्र में ये भी जारी किया है कि लड़कों के साथ लड़कियों के साथ लड़कों को भी है मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
बिल्कुल संदीप, और जनता को लुभाने के लिए कितना कारगर साबित होगा ये मैनिफेस्टो, क्या लग रहा है? क्योंकि जिन सीटों पर उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, क्या वहां पर ये मैनिफेस्टो असर डाल सकता है? जी बिल्कुल। अभी जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने आज घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने एक QR कोड भी दिया है और अपना पॉकेट घोषणा पत्र जो है वो भी दिया गया है। और साफ QR कोड जब भी आप कर दोगे तभी वो वचननामा स्क्रीन पे दिख जाएगा। उसके बाद जो अभी जो घोषणा की है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी जो अपना है वचन पूर्ति जारी किया है, उसमें 2100 रुपए देने का जो है वादा महिलाओं को किया गया है। लाडली बहन योजना की तरफ 2100 रुपया जो अभी 1500 रुपये दिया जाता है। और अभी उद्धव ठाकरे ने इसमें और महाविकास आघाड़ी की तरफ से 3000 रुपया देने की घोषणा जो की है। अभी देखना ये है कि ये जो घोषणा है वो अगर पूरी करते हैं तो लोगों में थोड़ा सा ये समाधान प्राप्त होगा। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए संदीप। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर PCSJ भर्ती परीक्षा में अहम बदलाव किया है। नई भर्तियों में अब कंपार्टमेंटल आरक्षण का लाभ यानी क्षैतिज आरक्षण श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों को सभी वर्गों में 20-20% कोटे का लाभ दिया जाएगा। अभी तक सभी वर्गों को मिलाकर 20% लाभ मिलता था। नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अवगत करा दिया और इसके आधार पर लोक सेवा आयोग अब नई भर्तियों में कंपार्टमेंटल आरक्षण का लाभ महिला अभ्यर्थियों को देगा। यूपी में लंबवत आरक्षण में क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण किया गया है। वहीं आपको बता दें कि अनारक्षित वर्ग की बात करें तो 40%, EWS की बात करें तो 10%, अनुसूचित जाति 21% और अन्य पिछड़ा वर्ग 27% और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% आरक्षण का कोटा है। वहीं लंबवत आरक्षण से क्षैतिज आरक्षण का कोटा निर्धारित किया गया है। तो बड़ी सौगात दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए, ये बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। ये बड़ा बदलाव सरकार ने किया है। तो महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा और योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। PCSJ में महिलाओं को अब ज्यादा आरक्षण मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये बड़ा बदलाव और अहम बदलाव उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, कितनी बड़ी ये सौगात है महिलाओं के लिए? रिजर्वेशन अब बढ़ाया गया है, PCSJ की परीक्षाओं में अब रिजर्वेशन मिलेगा महिलाओं को। क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और ये जो बदलाव है कब से लागू हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये इस बदलाव की देखिए अगर बात कर ली जाए, सबसे बड़ी खबर है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को करीबन 20% का इसमें लाभ मिलने वाला है आरक्षण में। जिस तरह से लगातार PCSJ के मामले को लेकर तमाम तरह की जो अटकनें देखने को मिल रही थी, वो हालांकि अब पूरी तरह से खारिज होती हुई नजर आ रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिस तरह से ये अहम बदलाव किया है, तो ये कहीं ना कहीं एक अपने में एक अहम फैसला है। और जिस तरह से योगी सरकार ने महिलाओं को लेकर तमाम तरह की, वो चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करी जाए और चाहे बात करी जाए जिस तरह से ये जो आरक्षण देने की बात हुई है, तो इसमें साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ा फैसला है और महिलाओं के लिए सबसे अहम है। क्योंकि 20 पहले की देखिए अगर बात करी जाए तो करीबन जो अनारक्षित जो वर्ग थे करीबन 20% EWS और 10 करीबन अनुसूचित जाति के 21, वही अन्य की अगर बात करी जाए तो करीबन 27 ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनको करीबन 2% आरक्षण का कोटा इसमें दिया गया है। वहीं अगर महिलाओं की देखिए बात करी जाए तो महिलाओं के लिए करीबन 20% का इसमें लाभ मिलेगा। महिलाओं को उन तमाम चीजों को लेकर जो महिलाएं हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो भी फैसला होता है उसका महिलाएं जो है उसका स्वागत करती हैं और तमाम जो महिलाएं हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अगर देखें तो अहम कदम है। लेकिन बात करें महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, तो कब से ये आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा? क्या इसको लेकर भी निर्देश जारी हो चुके हैं विभागों को? बिल्कुल, अभी ये आदेश जारी हुआ है, लेकिन कब से ये मिलेगा इसके लिए भी अभी एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के द्वारा ये ऑफिशियली जो वर्जन है वो दिया जाएगा कि कब से ये, हालांकि अभी
सरकार ने इसकी पूरी तरह से पूर्णता बैठक कर ली है और साथ ही अब ये कब से लागू होगा, हालांकि ये कयास लगाया जा रहा है कि इसी हफ्ते में इसको लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि जो तमाम महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर अगर देखिए बात करी जाए और चाहे महिलाओं से जुड़े कोई भी मामले होते हैं, उन तमाम मामलों पर महिलाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि योगी सरकार इसी हफ्ते इस पूरी योजना को लागू करेगी और महिलाओं का जो आरक्षण है, जो 20% उनको लाभ मिलने वाला है, उसका लाभ वो उठा सकेंगी। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, चंदन। और चलिए आगे बढ़ते अब बात करेंगे 5वीं बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को काफी ज्यादा हंगामा हो गया। दरअसल आपको बता दें, विधायकों के बीच में जमकर हाथापाई हुई। सत्ता पक्ष और विपक्षी बीजेपी के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की तक कर दी। सदन में हंगामे के बाद पहले विधानसभा की कार्रवाई 20 मिनट तक रोकी गई और फिर कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दरअसल आपको बता दें कि अहमद शेख ने आर्टिकल 370 का झंडा लहराया। बैनर पर लिखा था कि हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया और विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। मार्शलों ने RS पछानिया सहित कई बीजेपी विधायक को सदन से बाहर निकाला और 3 विधायक इस दौरान घायल तक हो गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।